तो हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर गुड। और अगेन मैं आ गया हूँ अब आपके सामने क्लास 11th की जो पॉलिटिकल साइंस की दूसरी बुक है, दैट इज इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एट वर्क, उसका एक चैप्टर लेके, दैट इज इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन। ठीक है, चलो इस चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। एंड इस वीडियो के सेकेंड हाफ में तुम लोगों के लिए सरप्राइज है। आई नो ये चैप्टर बुक के अकॉर्डिंग काफ़ी ज़्यादा बोरिंग है, तो मैंने पहले ही तुम्हें सिर्फ इसमें इंपॉर्टेंट पढ़ा के जो एक मेन काम किया है वो ये है कि जितने भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, जो भी क्वेश्चन बन सकते हैं, वो सारे क्वेश्चंस मैंने इस वीडियो में सेकंड हाफ में ऐड कर दिए हैं। एंड आई कैन अश्योर यू कि इसके बाहर कुछ भी नहीं पूछा जाएगा, इसकी पूरी पूरी संभावना है। ठीक है, सबसे पहले इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं, है ना। इलेक्शन है क्या, रिप्रेजेंटेशन है क्या? ठीक है, तो देखो बेटा ध्यान से, इलेक्शन एंड रिप्रेजेंटेशन आर द लाइफ ब्लड ऑफ अ डेमोक्रेसी, मतलब जान है डेमोक्रेसी की। ठीक है, इन अ डेमोक्रेसी द पीपल चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव थ्रू इलेक्शन। हमें पता है कि अगर कहीं डेमोक्रेसी है, अगर कहीं डेमोक्रेसी हमें देखने को मिलती है, अगर कहीं हमें गणतंत्र देखने को मिल रहा है, ठीक है, दैट इज रिपब्लिक, राइट। अगर हमें कहीं डेमोक्रेसी देखने को मिली, डेमोक्रेसी का सिंपल मीनिंग ही ये है कि जहां पे लोगों के पास राइट है अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने का थ्रू इलेक्शन। और ये रिप्रेजेंटेटिव को लोग इसलिए चुनते हैं ताकि ये उनके बिहाफ पे डिसीजन ले सके। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया में 100 करोड़ लोग हैं बेटा, अगर सब फैसले ले सके या अगर सबको फैसले लेने दिया जाए तो क्या होगा? 100 करोड़ लोग, 100 करोड़ अलग अलग बातें, 100 करोड़ अलग अलग आइडियाज, और ऐसे में कुछ भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाएगा। तो इंडिया के लोग एक काम करते हैं कि क्यों ना 100 करोड़ लोग वोट कर लें और वोट करने के बाद किसी एक ऐसे इंसान को चुन लें जो उनके बिहाफ पे फैसला ले। ऐसे डिसीजन लेना आसान हो जाएगा, राइट। तो ये चैप्टर तुम्हें इलेक्शन की इंपॉर्टेंस को बताएगा और ये बताएगा कि इंडिया के सामने इलेक्शन को लेकर क्या क्या चैलेंजेस आते हैं और इंडिया के सिटीजन का क्या रोल है, इलेक्शन का क्या रोल है कि वो क्या करे डेमोक्रेसी को सक्सेसफुल होने। सबसे पहले मैं तुम्हें बताना चाहूंगा व्हाट इज इलेक्शन। इलेक्शन होता क्या है, ठीक है, ये याद रखना। तो इलेक्शन इज अ प्रोसेस, इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो भी एलिजिबल है, जैसे इंडिया में क्या होता है, जो भी 18 साल से ऊपर है, ठीक है। तो इलेक्शन एक प्रोसेस है जहां पे जो तुम्हारे एलिजिबल सिटीजन है, ठीक है, जो एलिजिबल नागरिक है एक देश के, वो चूज करते हैं अपने रिप्रेजेंटेटिव। रिप्रेजेंटेटिव मतलब उनको प्रेजेंट कौन करेगा, उनके लिए सरकार कौन चलाएगा, टू फॉर्म द गवर्नमेंट एंड मेक डिसीजन फॉर द कंट्री। तो इलेक्शन एक प्रोसेस है जिसमें जो एलिजिबल सिटीजन है वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं ताकि वो उनके लिए गवर्नमेंट को फॉर्म करे और डिसीजन ले कंट्री के लिए। ठीक है, फिर आगे आ जाओ, इलेक्शन इंपॉर्टेंट क्यों है, वाई आर इलेक्शन इंपॉर्टेंट। सबसे पहला रीजन इलेक्शन के इंपॉर्टेंट होने का बेटा ये है कि इलेक्शन पावर देते हैं टू द पीपल टू चूज देयर लीडर। पहला रीजन क्या है बेटा, इलेक्शंस गिव पावर टू द पीपल टू चूज देयर लीडर्स, पहला रीजन। दूसरा, दे मेक द गवर्नमेंट अकाउंटेबल। पहला चीज क्या याद रखनी है इलेक्शन की इंपॉर्टेंस के लिए, पावर। ये पावर देते हैं लोगों को अपने लीडर को चूज करने की। अगर इलेक्शन नहीं होगा तुम कभी चूज नहीं कर पाओगे कौन तुम्हें गवर्न करेगा, कौन तुम्हारा लीडर बनेगा। सेकंड, इसकी वजह से गवर्नमेंट अकाउंटेबल रहती है। गवर्नमेंट तुम्हारे लिए अकाउंटेबल का मतलब होता है कि गवर्नमेंट तुम्हें आंसरेबल है, तुम्हारे हर सवाल का गवर्नमेंट जवाब देगी। क्यों? क्योंकि तुम गवर्नमेंट को वोट दे रहे हो बेटा। अगर तुम गवर्नमेंट को वोट नहीं दे रहे होते तो गवर्नमेंट को तुमसे कोई मतलब नहीं होता, वो तुम्हारे लिए अकाउंटेबल नहीं रहती। सेकंड चीज। तीसरा, ये क्या करती है बेटा, ये हमें चांस देती है कि हम चेंज कर सके गवर्नमेंट को पीसफुली। मतलब फॉर एग्जांपल मान लो तुम किसी एक गवर्नमेंट से, किसी एक लीडर से खुश नहीं हो, तुम उसे बदलना चाह रहे हो, तो इलेक्शन तुम्हें चांस देता है उसे चेंज करने का। और ये इंश्योर करते हैं कि सोसाइटी में हर एक सेक्शन रिप्रेजेंट किया जाए। ठीक है, ये इंश्योर करता है कि सोसाइटी में हर एक सेक्शन को क्या मिले, रिप्रेजेंटेशन मिले। ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करते हैं और इक्वलिटी और जस्टिस को प्रमोट करते हैं, राइट। अब देखो इंडिया के अंदर क्या फीचर देखने को मिलते हैं हमें इलेक्शंस के। ठीक है, इंडिया में क्या क्या, पहले ये चीज देख लो, इंडिया में इलेक्शन क्यों इंपॉर्टेंट है, पावर, अकाउंटेबिलिटी, चेंज, रिप्रेजेंटेशन और डेमोक्रेसी के लिए। अगला, इलेक्शन के क्या क्या फीचर है बेटा। सबसे पहले इलेक्शन का फीचर है इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसका क्या मीनिंग होता है, कई बार ये भी आ जाता है। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि इंडिया में हर एक सिटीजन जो 18 साल के ऊपर है उसको राइट है वोट देने का, चाहे वो मेल हो, फीमेल हो, है ना, किसी भी रिलीजन का हो, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी कलर का हो, उसको राइट है वोट देने का। अगला आता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन। ठीक है, फ्री एंड इंडिया में इलेक्शन का एक और जो फीचर है वो ये है कि इंडिया में फ्री और फेयर इलेक्शन होते हैं। इसका मतलब ये है कि इंडिया के अंदर इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट, एक आजाद बॉडी करवाती है जिसको हम कहते हैं इलेक्शन कमीशन। ठीक है, और बिना किसी प्रेशर के कराती है, फ्रीली एंड फेयरली कराती है, बिना किसी धांधलीबाजी के कराती है। तीसरा है सीक्रेट बैलेट। इसका मतलब ये है कि इंडिया में लोगों को प्राइवेसी दी जाती है बेटा इलेक्शन में वोट डालते वक्त। ऐसा नहीं होता कि जो वोटर है उसकी आईडी रिवील की जाए, ठीक है। तो उसके लिए इंडिया में जो वोट है बेटा सीक्रेसी में
सीक्रेट तरीके से कास्ट किया जाता है और लोगों को फ्रीडम होती है चॉइस की। लोगों के सामने ईवीएम मशीन ऐसे रख देता है इलेक्शन कमीशन, ठीक है? और फिर लोग क्या चुपचाप एक पोलिंग बूथ के अंदर सीक्रेसी में बिल्कुल छुप के वोट डालते हैं ताकि कोई देख ना पाए। और अगला है बेटा रेगुलर इलेक्शन। इंडिया का एक और जो इलेक्शन का फीचर है वो ये है कि इंडिया में इलेक्शन रेगुलरली होते हैं कुछ-कुछ इंटरवल में, ठीक है? तो ये याद रखना। अब थोड़ा आते हैं इलेक्शन क्या मीनिंग एक बार देख लेते हैं फिर से, मैंने तुम्हें एक बार बता चुका हूँ ऑलरेडी। तो इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है। डेफिनेशन याद कर लो, इलेक्शन एक डेमोक्रेटिक प्रोसेस है जहां पे जो एलिजिबल सिटीजन होते हैं बेटा वो अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं थ्रू वोटिंग। पहली चीज, ये रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारी गवर्नमेंट को फॉर्म करते हैं। दूसरी चीज, और डिसीजन लेते हैं लोगों के बिहाफ पे। तीसरी चीज, इलेक्शन तुम्हारा लेजिटिमेसी का मतलब है किसी भी चीज को जायज ठहराना, ठीक है? तो इलेक्शन तुम्हारा जायज ठहराते हैं गवर्नमेंट को। अगर इलेक्शन के बिना गवर्नमेंट आ जाए क्या वो जायज होगी? नहीं, वो नाजायज गवर्नमेंट है, ठीक है? तो इलेक्शन तुम्हारी गवर्नमेंट को लेजिटिमेट बनाते हैं और लोगों की विल को, कि लोग चाहते क्या है, उसको रिफ्लेक्ट करने का काम करते हैं, ठीक है? अच्छा, अब देखो हम इलेक्शन क्यों करवा रहे हैं? ऐसा क्यों कर रहे हैं कि हम किसी एक बंदे को इलेक्ट करें लोगों के बिहाफ पे? ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं कि लोग डायरेक्टली फैसला ले रहे हैं? इसमें आता है एक सवाल बेटा। एक डेमोक्रेसी के अंदर अगर कहीं पे डेमोक्रेसी है तो लोग सीधा सीधा डिसीजन मेकिंग पे पार्ट नहीं ले सकते हैं। क्यों नहीं ले सकते? मैं तुम्हें बताना, क्योंकि 100 करोड़ लोग हैं, 100 करोड़ लोग अलग अलग फैसले लेंगे तो क्या होगा बेटा? दिक्कत आ जाएगी, देश एक दिशा में बढ़ ही नहीं पाएगा। इसीलिए बेटा वो क्या करते हैं, अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को, मतलब उनके बिहाफ पे, ठीक है, उनके बिहाफ पे जो डिसीजन लेंगे उन्हें इलेक्ट करने का काम करते हैं। ये रिप्रेजेंटेटिव जो होते हैं बेटा लोगों की प्रॉब्लम को समझते हैं, उनके इश्यूज को रेस करते हैं और सोल्यूशन की ओर वर्क करते हैं। इसलिए अगर मैं आपको बताऊं तो रिप्रेजेंटेशन तुम्हारा फाउंडेशन है एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का, इसलिए इलेक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है? एग्जाम्पल, तुम्हारे वहां जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है जो लोगों को रिप्रेजेंट करता है लोकसभा में, तुम्हारे वहां जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली है जो रिप्रेजेंट करता है लोगों को विधानसभा में, ठीक है? तो इलेक्शन का काम होता है लोगों की वॉइस को अश्योर करना, ये श्योर करना कि लोगों के इंटरेस्ट प्रोटेक्ट हो रहे हैं, ठीक है? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं बेटा, और अब मैं आपको बताता हूँ टाइप्स ऑफ इलेक्शंस इन इंडिया। इंडिया में कितने टाइप के इलेक्शन होते हैं इसको थोड़ा ध्यान से देखना। तो बेटा इंडिया में दो टाइप के इलेक्शन होते हैं। पहला इलेक्शन का टाइप होता है जनरल इलेक्शन और दूसरे इलेक्शन का टाइप होता है बाई इलेक्शन, ठीक है? अब देखो जनरल इलेक्शन क्या होते हैं। जनरल इलेक्शन तुम्हारे वही जिसमें तुम पीएम को चुनते हो, ठीक है, सीएम वगैरह को चुनते हो, राइट? तो ये तुम्हारे वो इलेक्शन होते हैं जो कि तुम्हारे लोकसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए कराए जाते हैं, ठीक है? बाई इलेक्शन क्या होते हैं बेटा? अब देखो जनरल इलेक्शन में तुम्हारे रिप्रेजेंटेटिव है लोकसभा के या स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के, उनको चूज करने के लिए कराए जाते हैं, ठीक है? वहीं तुम्हारा मान लो अगर कभी किसी कारणवश, तुम्हें पता है 5 साल का टेन्योर होता है ना किसी भी एक मंत्री का, किसी भी एक नेता का, ठीक है? तो किसी भी कारणवश अगर 5 साल से पहले कहीं किसी लोकसभा वगैरह का जो रिप्रेजेंटेटिव है अगर वो मर जाता है या रिजाइन कर देता है, डिस्क्वालीफाई हो जाता है किसी कारणवश, ठीक है, तो उसकी जगह खाली हो जाती है और उस खाली जगह को भरने के लिए जो इलेक्शन कराए जाते हैं उसी को हम कहते हैं बाई इलेक्शन। ये याद रखना, ठीक है? चलो अब अगली चीज पे आ जाओ। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का क्या रोल होता है, राइट? सबसे पहले एक शॉर्ट में तुम्हें बता रहा हूँ, अभी लॉन्ग में तुम्हारे लिए सरप्राइज है, वेट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुम्हारी एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, एक आजाद बॉडी है जो कि रिस्पॉन्सिबल है फ्री फेयर एंड पीसफुल इलेक्शन कराने के लिए। पहली चीज, इंडिपेंडेंट का मतलब है इसके ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है, किसी के अंडर नहीं आती है, दिस इज अ फ्री बॉडी, ठीक है? और ये फ्री फेयर और पीसफुल इलेक्शन कराती है। ये प्रिपेयर करती है इलेक्टोरल रोल्स को, इलेक्शन डेट्स नोटिफाई करती है, इलेक्शन कंडक्ट करवाती है और रिजल्ट डिक्लेयर करती है, ठीक है? ये इंश्योर करती है कि जो इलेक्शन है वो कंडक्ट हो इम्पार्शियलिटी, मतलब बिना किसी पार्शियलिटी के, ठीक है, और लॉ के हिसाब से। तो ये काम होता है तुम्हारा इलेक्शन कमीशन का। क्या क्या काम आता है कई बार देख लो, इलेक्शन कमीशन के बारे में पैराग्राफ लिख लेना, फिर वर्क में लिखना। इलेक्शन कमीशन का काम होता है इलेक्टोरल रोल। इलेक्टोरल रोल क्या होता है बेटा? वो रोल जिसके अंदर लिस्ट होती है, पूरा लिखा होता है कि कौन कौन वोट डालेगा, कहाँ वोट डालेगा, वो रोल बनाने का काम। देखा तुमने, चुनाव आयोग वाले लोग आते हैं इलेक्शन से पहले, तो ये काम होता है। फिर इलेक्शन की डेट भी इलेक्शन कमीशन निकालती है, ये भी देखती है कि इलेक्शन कैसे होगा, इलेक्शन कंडक्ट कराना इलेक्शन कमीशन का काम है। फिर चुनाव के जो नतीजे होते हैं उसको डिक्लेयर करना इलेक्शन कमीशन का काम है, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन को अश्योर करना इलेक्शन कमीशन का काम है। ये काम है तुम्हारे इलेक्शन कमीशन के, ठीक है? चलो अगला आ जाओ, दैट इज यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज, ठीक है? तो बेटा इंडिया फॉलो करती है तुम्हारा प्रिंसिपल यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का। अच्छा क्या होता है यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज? ये देखो, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब ये होता है कि इंडिया में हर एक सिटीजन जो कि 18 साल या 18 साल के ऊपर है, चाहे उसकी कास्ट जो भी हो, चाहे उसका रिलीजन जो भी हो, चाहे उसका जेंडर जो भी हो, चाहे उसकी इनकम जो भी हो, उन सब के पास तुम्हारा राइट टू वोट, मतलब वोट डालने का अधिकार है।
ये प्रिंसिपल इंश्योर करता है इक्वलिटी को और देता है हर किसी को इक्वल वॉइस और साथ के साथ उन्हें एक इक्वल चांस देता है अपने रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करने का। ठीक है, तो बस मैं तुम्हें यही बताना चाहूंगा इस वीडियो में या इस यूनिवर्सल फ्रेंचाइजी टॉपिक में कि हर एक वोट के पास इक्वल पावर होती है और यही बताता है तुम्हारा यूनिवर्सल फ्रेंचाइज कि कोई भी इंसान जो 18 साल के ऊपर है उसका वोट इज इक्वल टू एनीवन विदाउट एनी डिफरेंस। ठीक है, चलो अगला आ जाओ। व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ इलेक्शन? इलेक्शन का क्या सिग्निफिकेंस है ऑलरेडी बता चुका हूं। सबसे पहले गवर्नमेंट को लेजिटिमेट कराना, सरकार को जायज बनाना। दूसरा, पावर को पीसफुली ट्रांसफर कराना। तीसरा, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाना लोगों के लिए। चौथा, एक प्लेटफॉर्म देना लोगों को क्या कि वो अपने ओपिनियन को, अपने एस्पिरेशंस को एक्सप्रेस कर सके। ठीक है। छठा, हेल्प करना स्टेबिलिटी को लाने के लिए, हेल्प करना डेमोक्रेटिक वैल्यूज के लिए। ठीक है, तो ये काम होता है तुम्हारा, ये सिग्निफिकेंस होता है तुम्हारा इलेक्शन का। थोड़ा सा आगे आते हैं और देखते हैं इलेक्शंस एंड डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में। ठीक है, इलेक्शंस और डेमोक्रेटिक वैल्यूज के बारे में। तो इलेक्शन तुम्हारा डेमोक्रेटिक वैल्यूज के ऊपर बेस है, जैसे कि तुम्हारा इक्वालिटी, फ्रीडम, जस्टिस और फ्रेटर्निटी, और ये प्रमोट करता है पॉलिटिकल कंपटीशन को। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, मैं अवॉइड करने को कहूंगा, एक बार ऊपर ऊपर से पढ़ लो जो मेन है। ठीक है, वो देख लो बस। राइट, अब ये देखो, ये मेन है। इस हेडिंग को तुम दो तीन तरीके से पढ़ सकते हो। ठीक है, कि इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर, दैट इज इंडिपेंडेंट एंड इम्पार्शियल इलेक्शन कैसे कराए जाए, ये कैसे कराए जाते हैं। तो इंडिया के अंदर बेटा फ्री एंड फेयर इलेक्शंस तभी पॉसिबल हैं जब इसे कोई एक इंडिपेंडेंट, मतलब ऐसी एक बॉडी जो किसी के दबाव में नहीं है, इसके ऊपर किसी का प्रेशर नहीं है। ठीक है, और साथ के साथ इम्पार्शियल है, मतलब किसी की साइड नहीं लेगी। तो ऐसी बॉडी अगर इलेक्शन को कंडक्ट करवाएगी तभी इलेक्शन हो सकते हैं अच्छे से, और ये काम करती है इंडिया के अंदर इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अश्योर करती है कि इलेक्शन को गवर्नमेंट, सरकार, मतलब जो सरकार पावर में है ना, ठीक है, जैसे मान लो फॉर एग्जांपल कि XYZ की पार्टी की गवर्नमेंट अभी इस समय पे है। ठीक है, तो वो तो क्या कर सके बेटा, वो फोर्स ना कर सके इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को। तो इलेक्शन कमीशन फ्री है, राइट। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ये अश्योर करती है कि जो इलेक्शन है उसमें गवर्नमेंट का कोई भी इन्फ्लुएंस ना हो, ना ही किसी पॉलिटिकल पार्टी का कोई इन्फ्लुएंस हो। और ये तुम्हारा रूल्स एंड गाइडलाइंस बनाती है ताकि इलेक्शन ट्रांसपेरेंटली हो सके और क्रेडिबली हो सके। क्या नाम है इसका? इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। और काम क्या है बेटा, गवर्नमेंट की मशीनरी का कोई मिसयूज ना हो। गवर्नमेंट की मशीनरी का मतलब है सरकारी जो भी तुम्हारा तंत्र वगैरह, सरकारी जो भी तुम्हारी चीजें है, सरकारी अगर कोई भी पैसा हो गया, सरकारी कोई भी तुम्हारा मटेरियल हो गया, उसका कोई भी नाजायज इस्तेमाल ना करे। मान लो सरकारी गाड़ी से प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, ये ना हो। मान लो सरकारी पैसे से कुछ भी कर रहे हैं। ब्राइबरी और करप्शन ना हो। ब्राइबरी का मतलब है किसी को क्या, रिश्वत दे के खरीदे जाने की कोशिश ना हो, किसी को करप्शन, ठीक है, करप्ट तरीके से खरीदे जाने की कोशिश ना हो, सबको इक्वल अपॉर्चुनिटीज मिले, ये काम होता है इलेक्शन कमीशन का। ठीक है, हर एक कैंडिडेट को, और पीसफुली और फेयरली इलेक्शन हो जाए। ठीक है, ये अश्योर करता है तुम्हारा इलेक्शन कमीशन। वर्क तो मैंने ऊपर बता ही दिया है, राइट। फिर एक और चीज जो निकल के आती है, इंडिया में इलेक्शंस के लिए क्या क्या चैलेंजेस आते हैं, या इंडिया में अच्छे इलेक्शंस कराने के लिए क्या क्या चैलेंजेस हम फेस करते हैं। सबसे पहला तुम्हारा चैलेंज है इंडिया में फ्री एंड फेयर इलेक्शन के लिए, दैट इज मनी पावर। ठीक है, मनी पावर का मतलब ये हुआ, पहला चैलेंज ये है कि इंडिया में जो वोटर्स हैं, जो वोट डालने वाले लोग हैं, उनको पैसे वगैरह देना, फ्री की चीजें बांटना, है ना, इससे क्या होता है, इलेक्शन बेकार हो जाते हैं। दूसरा, मसल पावर। ठीक है, अगर पैसे से बात नहीं बन रही, लोगों के मन में दहशत, डर डाल दो। ठीक है, ताकत दिखाओ उन्हें अपनी, दादागिरी, गुंडागिरी। ठीक है, ये मसल पावर में आता है उनके वोट को छीनने के लिए। फिर कास्ट, रिलीजन और कम्युनिटी के बारे में बात कर दो। कभी बोल दो तुम मेरी कास्ट के हो तो मुझे वोट दो, मेरे रिलीजन के हो मुझे वोट दो, मेरी कम्युनिटी के हो, हम लोग एक साथ के हैं तो हमें वोट दो। तो ये डिवीजन कई बार कई नेता लोग क्रिएट करते हैं सब वोट लेने के लिए। मिस इन्फॉर्मेशन एक और चैलेंज है। मिस इन्फॉर्मेशन का मतलब ये फेक न्यूज कई बार फैला दी जाती है वोटरों के बीच में। ठीक है, कई बार वोटरों के बीच में अवेयरनेस नहीं होती, तो लो अवेयरनेस भी तुम्हारा एक कारण है जिससे मीनिंगफुल पार्टिसिपेशन नहीं होता है। ठीक है, तो ये तुम्हारे देखने को मिल रहे हैं चैलेंजेस इलेक्शन कमीशन के सामने, ये देख लो एक बार। ठीक है, अब यही तुम्हारा थोड़ा सा आगे आ रहा है कि वे फॉरवर्ड क्या इलेक्शन कमीशन के सामने। तो द वे फॉरवर्ड इज, सबसे पहले इलेक्शन कमीशन को, मतलब अगर तुम्हारे सामने चैलेंजेस तो तुमने लिख दिए, चैलेंजेस के बाद में कई बार ये भी आता है कि कैसे इंप्रूव कर सकते हो। तो ये सब तो लिख ही दोगे कि इंडिया के सामने ये चैलेंजेस है, साथ के साथ ये लिखोगे कि इलेक्शन कमीशन को क्या करना पड़ेगा, और ज्यादा स्ट्रेंथन और ज्यादा मजबूत करना पड़ेगा, पहली चीज। अगले क्या लिखोगे, स्ट्रिक्ट लॉज बनाने पड़ेंगे।
है ना। लॉस हम जितना ज़्यादा स्ट्रिक्ट रखेंगे उतना ज़्यादा मनी और मसल पावर का यूज़ नहीं होगा। वोटरों के बीच में एजुकेशन को लेके आएंगे। देखो इसी का एंटी है ये, इसी का रिवर्स है बस। हम इंकरेज करेंगे इशू बेस, मतलब कास्ट बेस्ड पॉलिटिक्स की बजाय, रिलीजन बेस्ड पॉलिटिक्स की बजाय, कास्ट में पॉलिटिक्स घुसाने की बजाय, रिलीजन में पॉलिटिक्स घुसाने की बजाय हम कहेंगे कि इशू मुद्दे के ऊपर पॉलिटिक्स करो। ठीक है, टेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे, ट्रांसपेरेंसी लेके आएंगे ताकि सब लोगों को पता लगे कि इलेक्शन कैसे हो रहे हैं। राइट, चलो ये मुझे लगा थोड़ा मेन मेन है। इसके बाद आते हैं मेन बात पे, वो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मुझे लग रहा है कि एग्जाम पीओवी से इंपॉर्टेंट है और बन सकते हैं चाहे किसी भी स्कूल में हो और क्लास 11th में हो। ठीक है, तो इसको एक बार देखते हैं। इस सेशन को बहुत ज्यादा ध्यान से देखना। अगर कुछ मिस हो जाए मुझे कमेंट सेक्शन में एक बार बता देना। आई विल मेक अ सेपरेट वीडियो, एक शॉर्ट, बट मैं उसमें बनाऊंगा। तो ये कुछ क्वेश्चन है जो मैंने खुद से जनरेट किए हैं आप लोगों के लिए। सबसे पहले आ जाओ बेटा यहाँ पे और देख लो मेरे साथ एक बार। राइट, व्हाट इज यूनिवर्सल। ठीक है, हाँ, ये रहा। चलो आगे अपना पहला आता है व्हाट इज यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। मैंने बताया ना तुम्हें। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का मतलब है कि हर सिटीजन के पास जो कि 18 साल के ऊपर है इंडिया में, उसके पास राइट टू वोट है। ठीक है, भले ही उसका रिलीजन क्या हो, भले ही उसका जेंडर कुछ भी हो, भले ही वो कुछ भी लैंग्वेज बोले, भले ही उसकी एजुकेशन कुछ भी रही। ठीक है, इसे कहते हैं यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? पॉलिटिक्स में इक्वलिटी लेके आना, मतलब सबको इक्वल करने का काम करता है। हर एक सिटीजन को वॉइस देना गवर्नमेंट के अंदर, ये एक काम है। और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करना, डेमोक्रेसी को मजबूत करना। ठीक है, हो गया। चलो, फिर अगला क्वेश्चन तुमसे शॉर्ट में पूछा जाता है कि कौन सी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी तुम्हारा इलेक्शन कंडक्ट कराती है इंडिया के अंदर। तो दैट इज इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ईसीआई। फिर अगला तुम्हारा क्वेश्चन आता है कि इलेक्शन कमिश्नर को अपॉइंट कौन करता है। तो प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तुम्हारा इलेक्शन कमिश्नर को, ये याद रखना। ठीक है, प्रेसिडेंट अपॉइंट करता है तुम्हारा चीफ इलेक्शन कमिश्नर को। राइट, अगला क्वेश्चन आता है मिनिमम वोटिंग एज क्या है इंडिया में। तो वो 18 साल है, बट हमेशा 18 साल नहीं थी, पहले 21 साल थी, इसको 18 कर दिया हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। 61 ठीक है, याद रखना। 61st कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब होता है संविधान को चेंज करना, उसके अंदर को सुधार लेके आना। तो संविधान में 61st टाइम जो हमने अमेंडमेंट किया 1988 में, तब जाके हमने 18 कर दी 21 से, याद रखना। ठीक है, चलो फिर अगला तुम्हारा जो एक क्वेश्चन आता है बेटा, व्हाट इज रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी से क्या समझते हो? ठीक है, तो याद रखना रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है तुम्हारी वो कॉन्स्टिट्यूएंसी। ठीक है, अच्छा, कॉन्स्टिट्यूएंसी क्या होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है एक एरिया जहां वोटिंग हो रही है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल तुम्हारे जहां तुम रहते हो वहां के जो एमएलए हैं, ठीक है, तो वो क्या है, उनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है जहाँ के वो एमएलए है। एक एमएलए एक कॉन्स्टिट्यूएंसी का होता है। ठीक है, तो रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब क्या है? रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब होता है जहाँ पे कैंडिडेट जो कि, ठीक है, एक पर्टिकुलर मतलब रिजर्वेशन तुमने सुना होगा ना, जहाँ पे हम क्या करते हैं, कुछ चीजें रिजर्व कर देते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट या जेंडर। ठीक है, वैसे रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब ये है जहाँ पे हम कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो इलेक्शन है उसको रिजर्व कर दें। ठीक है, और हम रिजर्व कर दें सीट्स को कास्ट के बेसिस पे, शेड्यूल कास्ट है या शेड्यूल ट्राइब है, ठीक है, सिर्फ वही इसमें इलेक्शन कंटेस्ट कर सके, उसे हम कहते हैं रिजर्व कंस्टिट्यूएंसी। तुमने कई बार देखा ना, जब गांव में इलेक्शन होते हैं तो कई बार बोल देते हैं महिला आरक्षित सीट। ठीक है, सिर्फ औरतें लड़ेंगी। या मान लो क्या तुम्हारा होता है, एससी एसटी के लिए हम सीटों को रिजर्व कर देते हैं। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी का मतलब तुम्हारा सिंपल है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसी को रिजर्व कर दे रहे हैं। कॉन्स्टिट्यूएंसी वो एरिया होता है जहाँ पे इलेक्शन कंडक्ट कराए जाते हैं। तो अगर किसी एरिया को हम रिजर्व कर दें एक पर्टिकुलर टाइप के कैंडिडेट के लिए, दैट इज एससी एसटी, ठीक है, कि वही इलेक्शन लड़ सकता है और बाकी सब वोट डाल सकते हैं, भले इलेक्शन लड़े न लड़े। ठीक है, तो इसी को हम कहते हैं रिजर्व कॉन्स्टिट्यूएंसी। मेन मोटिव ये होता है ताकि जो तुम्हारे समाज के थोड़े नीचे वर्ग के लोग हैं, थोड़े निचले तबके के लोग हैं, जिनका शोषण हुआ है पास्ट में, उनको भी रिप्रेजेंटेशन मिल सके। ठीक है, चलो अब व्हाट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। एफपीटीपी से क्या समझते हो? ये है थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन। ठीक है, अभी मैं शॉर्ट में बता रहा हूँ और एक बार मैं तुम्हें ये लॉन्ग में भी अभी बताऊंगा, तो इसको बहुत ध्यान से सुनना। व्हाट इज एफपीटी? चलो, in the first past the post system, the candidate who secure the highest number of valid vote is declared elected even if they do not get more than 50% of the total vote। नहीं आया समझ में? मैं बताता हूँ। ठीक है, इंडिया में इलेक्शन देखें, दोनों टाइप के होते हैं, एफपीटीपी भी होते हैं, पीआर भी होते हैं। एफपीटीपी क्या होता है? पहले फुल फॉर्म, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुम्हारी एक क्लास है, ठीक है, उस क्लास के अंदर मैंने 3 लोगों को खड़ा करा, एक ए को, ठीक है, उस क्लास के अंदर मैंने 3 लोगों को खड़ा कर दिया। ठीक है, एक हो गया तुम्हारा ए, एक हो गया तुम्हारा बी और एक हो गया तुम्हारा, जस्ट रुको थोड़ा सा,
हल्का सा इसको अच्छा करना पड़ेगा, इससे तो तुम्हें समझ में नहीं आएगा। ठीक है, मान लो एक हो गया तुम्हारा ए, एक हो गया तुम्हारा बी, और एक हो गया तुम्हारा सी। ठीक है, एक क्लास में मैंने खड़ा कर दिया तीन लोगों को, एक है ए, एक है बी, और एक है सी। और तुम्हारी क्लास के अंदर मैंने बोल दिया अगर हैं 40 बच्चे, तुम्हारी क्लास के अंदर मैंने बोल दिया अगर है बेटा 40 बच्चे, और मैंने कहा कि क्लास के लीडर का इलेक्शन है, ठीक है, क्लास के मॉनिटर का इलेक्शन है, तुम लोग जरा डिसाइड करो कि कौन बनेगा। राइट, तो एक बंदे ने क्या किया बेटा, ए को मिल गया तुम्हारे 10 वोट, बी को मिल गया तुम्हारे 12 वोट, और सी को मिल गया तुम्हारे रिमेनिंग कितने, 18 वोट। अब बताओ लीडर कौन बनेगा, सी बन जाएगा ऑब्वियसली। बट ये 10 और 12 मिला के यहाँ कितने हो रहे हैं, ये 10 और 12 मिला के यहाँ कितने हो रहे हैं बेटा, 22 हो रहे हैं, 22 हो रहे हैं। ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, 40 बच्चों की क्लास में सिर्फ 18 ही चाहते हैं कि सी मॉनिटर बने, ठीक है, बाकी 22 चाहते हैं कि सी मॉनिटर ना बने। बाकी 22 का क्या चाहना है कि बाकी 22 का चाहना है कि ए या बी में से कोई मॉनिटर बने। बट फिर भी क्योंकि वोट किसके ज्यादा है, सी के ज्यादा है, तो मॉनिटर कौन बन जाएगा, सी बन जाएगा। ठीक है, मॉनिटर कौन बन जाएगा, सी बन जाएगा। इसी सिस्टम को कहते हैं तुम्हारा पीआर, दैट इज, इसी सिस्टम को कहते हैं तुम्हारा, सॉरी, इसी सिस्टम को कहते हैं तुम्हारा एफपीटीपी। ठीक है, गलती इंसान से होती है, इसी सिस्टम को कहते हैं तुम्हारा एफपीटीपी। ठीक है, दैट इज फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। मतलब समझे, ये तुम्हारा वो सिस्टम है वोटिंग का जहां भले ही तुम्हें मेजोरिटी वोट ना दे, बट अगर तुम्हारे साथ के जो भी लोग खड़े हैं अगर तुम्हें उनसे ज्यादा वोट मिल जाए तो तुम विनर डिसाइड हो जाओगे, तो तुम विनर बन जाओगे। तो ये होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। और इंडिया में तुम्हारा लोकसभा के इलेक्शन में, ठीक है, इन इलेक्शंस में तुम्हारा क्या होता है बेटा, एफपीटीपी ही फॉलो होता है। कभी तुमने देखा है ना कि एक्स वाई जी 3 4 6 पार्टियां खड़ी हैं, और अगर शहर के आधे से ज्यादा लोग भी नहीं चाह रहे हैं कि एक बंदा तुम्हारा क्या बने, एक बंदा तुम्हारा उस शहर का एमएलए बने, बट फिर भी अगर उसके वोट बाकी कंटेस्टेंट से ज्यादा है, ठीक है, तो क्या होगा, वो बन जाता है तुम्हारा व्हाट, एमएलए। रियलिटी शोज वगैरह जो होते हैं उसमें जो वोटिंग होती है वो यही वाली है। ठीक है, तो अब देखो एफपीटीपी क्या होता है। एफपीटीपी का मतलब ये है एक कैंडिडेट जो कि हाईएस्ट जिसको वैलिड वोट मिल जाए, ठीक है, उसको इलेक्टेड, उसको जीता हुआ मान लेते हैं, भले ही उसे 50% से ज्यादा वोट ना मिले, भले ही उसे 50% से ज्यादा वोट ना मिले। ठीक है, तो अब इसकी डेफिनेशन एक बार देख लेते हैं। ये इतनी सारी जो मैंने चिकना पोती कर दी है, ठीक है, इसे थोड़ा सा मिटाता हूँ। चलो, तो एफपीटीपी का मतलब ये है कि कैंडिडेट जिसको हाईएस्ट वोट मिल जाए उसको इलेक्टेड डिक्लेयर कर दिया जाता है, एफपीटीपी, सिंपल बात, भले ही उसे 50% से ज्यादा वोट ना मिले। टोटल वोट जैसे यहाँ पे देखा तुमने 40 वोट थे, 40 में से 18 ही मिले, टोटल वोट्स के हाफ से ज्यादा नहीं मिले, बट फिर भी जीत गया क्योंकि बाकी उससे ज्यादा मिले। ये याद रखना, ठीक है। चलो, एफपीटीपी क्लियर है, ये आसान होता है समझना। अगला, फिर तुमसे कहता है विच इलेक्शंस यूज, अच्छा मैंने तुम्हें बताया बेटा वोटिंग के दो सिस्टम होते हैं, एक होता है एफपीटीपी और एक होता है तुम्हारा पीआर, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। ठीक है, अब तुम्हारा बेटा जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम होता है, ठीक है, ये भी इंडिया में यूज होता है, सिर्फ एफपीटीपी यूज नहीं होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम भी यूज होता है। ठीक है, कहाँ यूज होता है ये देख लो, तुमसे क्वेश्चन आएगा कि कौन सा इलेक्शन के लिए तुम्हारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है, तो तुम बोलोगे बेटा जब भी हम प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, प्रेसिडेंट का चुनाव अलग होता है पीएम के चुनाव से। ठीक है, प्रेसिडेंट का चुनाव तुम्हारा अलग होता है सीएम के चुनाव से, राइट। जब भी हम वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं, राज्यसभा का चुनाव करते हैं, या लेजिस्लेटिव काउंसिल के मेंबर, है ना, एमएलसी के जब भी हम मेंबर, जहां जहां पे एप्लीकेबल होता है, ठीक है, कई जगह पे भी ये तीन याद रखो, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट और राज्यसभा के इलेक्शन में तुम्हारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम यूज होता है। अभी मैंने नहीं बताया पीआर क्या होता है, बट टेंशन मत लो, आगे बहुत डिटेल में मैंने बताया व्हाट इज प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, और मैं बहुत अच्छे से तुम्हें बताऊंगा ताकि तुम्हें समझ में आ जाए, क्योंकि ये वो चीज है जो बहुत ज्यादा डाइसी रखती है बच्चों, है ना, लास्ट तक समझ में नहीं आती है। अगला है व्हाट इज इलेक्टोरल रूल्स। इलेक्टोरल रूल्स क्या होता है, इलेक्टोरल रूल्स का मतलब होता है, मैं अगेन बताया, एक ऑफिशियल लिस्ट। इलेक्टोरल रोल को मैं बोलूं तो एक लिस्ट होती है हर एक एलिजिबल वोटर की एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से, कॉन्स्टिट्यूएंसी मतलब जहां पे इलेक्शन कराए जाने हैं, तो वहां के जितने भी एलिजिबल वोटर्स हैं उन सबकी ऑफिशियल लिस्ट को बोला जाता है इलेक्टोरल रोल, और इसमें वही नेम अपीयर होते हैं जो कि वोट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट इज नोटा। अब नोटा क्या होता है, ठीक है, नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। तो देखो बेटा, इसमें ये होता है, ये नोटा जो होता है, नोटा तुम्हारा वोटिंग का एक फीचर है। जैसे तुम वोट डालते हो उसमें पार्टियों के नेम, कैंडिडेट के नेम वगैरह रहते हैं, तो वहीं तुम्हारा एक ऑप्शन आता है नोटा। नोटा का मतलब होता है नन ऑफ द अबव। तो ये तुम्हारा एक ऐसा ऑप्शन है जो कि अलाउ करता है वोटर को कि वो रिजेक्ट कर सकते हैं जितने भी इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं कैंडिडेट को, अगर उनको लगता है कि इनमें से कोई भी लायक नहीं है। ठीक है, अब अगला है बेटा व्हाट इज डिलिमिटेशन। ठीक है,
तो डिलिमिटेशन का मतलब होता है अगर हम जो कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी है, फॉर एग्जांपल मान लो तुम्हारा एक XYZ शहर है और उसकी बाउंड्री को चेंज करके अगर मैं थोड़ा-सा कोई मान लो XYZ शहर और उसके अंदर डाल दूँ या XYZ शहर उसके अंदर मतलब XYZ पार्ट जो है वो शहर के अंदर से हटा दूँ, ठीक है? तो मतलब अगर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की बाउंड्री को मैं चेंज कर रहा हूँ, एक कॉन्स्टिट्यूएंसी की मतलब मान लो अगर ये X कॉन्स्टिट्यूएंसी है, इसकी बाउंड्री को मैं क्या कर रहा हूँ, अगर थोड़ा बहुत चेंज कर रहा हूँ, ठीक है? अगर थोड़ा बहुत क्या कर रहा हूँ, इसको हटा दिया, तो मैं क्या कर रहा हूँ, ठीक है? और इसको हटाने के बाद क्या करूँ, थोड़ा और बड़ा कर दूँ, थोड़ा और छोटा कर दूँ, कॉन्स्टिट्यूएंसी को बड़ा-छोटा कुछ भी कर दूँ, किसी जगह को हटा दूँ, किसी जगह को ऐड कर दूँ उसमें, तो उसे मैं बोलूँगा डिलिमिटेशन, ठीक है? अब देखो ध्यान से, ये हो गया तुम्हारा। फिर ये इसलिए किया जाता है, क्यों किया जाता है? कई बार पॉपुलेशन चेंज होती है, ठीक है? पॉपुलेशन चेंज के साथ-साथ कई बार तुम चाहते हो कि क्या कहीं कुछ लोगों को इक्वल रिप्रेजेंटेशन मिले, कुछ लोगों को रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल रहा है इसलिए तुम कॉन्स्टिट्यूएंसी को चेंज करते हो। यूनिवर्सल फ्रैंचाइज़ बता दिया अगेन, ठीक है? इम्पोर्टेंस भी बता दी, पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है, हर सिटीज़न को इक्वल वॉइस देती है और डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। फिर आगे आ जाओ, अगला क्वेश्चन तुम्हारा आ जाएगा, 3 फंक्शंस ऑफ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। ध्यान से देख लो। सबसे पहले इलेक्शन कमीशन तुम्हारा फॉलोइंग फंक्शन कराती है। फ्री एंड फेयर इलेक्शन कंडक्ट करवाती है तुम्हारी लोकसभा के लिए, राज्यसभा के लिए, प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के लिए, ये सारे इलेक्शन कराना काम है। दूसरा, इलेक्टोरल रोल जो होते हैं उसको प्रिपेयर करना काम है। और तीसरा, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, बताऊंगा आगे क्या होता है। तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट को इन्फोर्स करना, को लगाना, आचार संहिता जिसे कहते हैं, ठीक है? आचार संहिता को ही मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट कहते हैं। तुम्हें थोड़ा-थोड़ा समझ में आ रहा होगा ना आचार संहिता क्या होती है, इलेक्शन के टाइम पे लग जाती है ना? कि इधर-उधर जाके अपना प्रचार नहीं करना है ना? कुछ चीज़ें नहीं बाँटनी है। तो ये इसी को कहते हैं मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, क्या कि गुंडागर्दी नहीं करनी है, मारना नहीं है, धमकाना नहीं है। तो ये काम लगाना भी किसका काम होता है? इलेक्शन कमीशन का होता है। वो अगर नहीं करता, हो दिखता है उसका कैंडिडेचर कैंसल कर दिया जाता है। अगला आता है डिफरेंशिएट बिटवीन डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है? ये तुम्हारा थोड़ा-सा ट्रिकी है। डायरेक्ट इलेक्शन और इनडायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है? डायरेक्ट इलेक्शन क्या होता है बेटा? वो इलेक्शन जहाँ पे तुम्हारे जो लोग होते हैं वो सीधा-सीधा अपना रिप्रेजेंटेटिव चुन ले, उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है? और इसमें लोग क्या करते हैं, डायरेक्टली अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं और रिप्रेजेंटेटिव तुम्हारा क्या होता है बेटा? रिप्रेजेंटेटिव इलेक्टेड बाय द इलेक्टेड मेंबर्स, इसे कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन, ठीक है? चलो, अब देखो क्या चीज़ है। फॉर एग्जांपल तुम्हारा जो एमएलए है, ठीक है? तुम किसी भी शहर में रह रहे हो, राइट? तुम्हारा जो एमएलए है वो आता है तुम्हारा डायरेक्ट इलेक्शन में। डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब क्या होता है? तुमने सीधा-सीधा वोट डाला है, तुम्हें पता था एमएलए ये बनेगा, तुमने वोट डाला और वो एमएलए बन गया। ठीक है? राइट? उसे हम कहते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। ठीक? डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब है यहाँ पे लोग अपने वोट से डायरेक्टली चुनते हैं कि उनका रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, उन्हें रिप्रेजेंट कौन करेगा। एग्जांपल भी बता दिया, राइट? अब आ जाओ आगे। दूसरा, इनडायरेक्ट इलेक्शन, जहाँ पे लोग नहीं चुनते हैं, बल्कि लोग जिनको चुनते हैं, वो चुनेंगे आगे जाके कि कौन बनेगा। ठीक है? फॉर एग्जांपल, क्या द्रौपदी मुर्मू को तुम में से किसी ने वोट दिया था? नहीं दिया था ना, बल्कि किसने वोट दिया था? तुम लोगों ने इलेक्ट किया था कुछ एमएलएज़ को, कुछ एमपीज़ को और आगे जाके उन्होंने क्या किया, राज्यसभा के अंदर, लोकसभा के अंदर फिर जो वोटिंग हुई उसमें जाके उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को बनाया। तो जहाँ पे तुम डायरेक्टली नहीं चुन रहे हो किसी को, बल्कि तुम्हारे चुने हुए रिप्रेजेंटेटिव आगे वाले को चुन रहे हो, उसे कहते हैं इनडायरेक्ट इलेक्शन। अब नहीं बोलोगे ना? जो तुम्हारा इलेक्शन होता है प्रेसिडेंट के लिए, जो तुम्हारा इलेक्शन होता है राज्यसभा के मेंबर्स के लिए, उसे हम इनडायरेक्ट इलेक्शन में लेके आते हैं। एमएलए के इलेक्शन को हम लेके आते हैं डायरेक्ट इलेक्शन में। क्लियर? चलो, एफपीटीपी विद एग्जांपल सिंपल, मैं तुम्हें पहले बता चुका हूँ, मान के चल रहा हूँ। फर्स्ट पास्ट द फोर्थ सिस्टम में तुम्हारा वो सिस्टम है जिसमें जिसको भी हाईएस्ट वोट मिलते हैं, भले ही उसे 50% से ज्यादा वोट मिले हो या ना मिले हो, ठीक है, उसे जीता हुआ घोषित कर दिया जाता है। फॉर एग्जाम्पल देख लो, कोई कैंडिडेट है ए, कोई कैंडिडेट है बी, कोई कैंडिडेट सी, ठीक है, तो इसको मिले 40,000, इसको मिले 35,000, इसको मिले 25,000, राइट। और भले ही मान लो इनकी टोटल जो स्ट्रेंथ है वो कितनी निकल के आ रही है, यहाँ पे 25 को जोड़ो, ये आ गया तुम्हारा 40 60 60 40, 1 लाख वोट में से इसे बस 40,000 मिले, बट फिर भी विनर कौन है? विनर मिले कैंडिडेट ए होगा, क्योंकि इसको इन दोनों से ज्यादा मिले हैं। भले ही इस चीज से मुझे मतलब ही नहीं है कि भले ही 60,000 लोग, मतलब 60% लोग चाह ही नहीं रहे कि ये बने, बट फिर भी चूंकि मेजोरिटी, मतलब मेजोरिटी का मतलब ये है कि ज्यादातर लोग ये चाह रहे हैं उन दोनों के मुकाबले, इसलिए मैं इसको जीता हुआ मानूंगा। ठीक है, एग्जाम्पल देके बताना। रिजर्व कॉन्स्टिट्यूंसी मैंने तुम्हें बता दिया, ये वो कॉन्स्टिट्यूंसी होती है, ये तुम्हारे वो इलाके होते हैं इलेक्शन के लिए जिसमें तुम्हारे कैंडिडेट जो कि सिर्फ शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब से बिलोंग करते हैं, उन्हीं को इलेक्शन कंटेस्ट करने दिया जाता है। क्यों जरूरी है बेटा? क्योंकि इंश्योर करता है कि इन लोगों को भी पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिले जो कि वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी से आते हैं। ये एसटी और एसटी को अपॉर्चुनिटी देते हैं कि वो इलेक्शन और गवर्नेंस में पार्टिसिपेट कर सके। 3 फीचर पूछे गए हैं फ्री एंड फेयर इलेक्शन के। तो फ्री एंड फेयर इलेक्शन होने के लिए पहली बात तो हर एक सिटीजन एलिजिबल होना चाहिए, हर एक सिटीजन के पास राइट टू वोट होना चाहिए। ठीक है। दूसरा, इलेक्शन एक इंडिपेंडेंट बॉडी, एक आज़ाद बॉडी कराए, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, इसके ऊपर किसी भी सरकार का कोई प्रेशर ना हो। ठीक है। और तीसरा, जो तुम्हारे वोटर्स हैं वो फ्रीली वोट कर सके बिना किसी फेयर के, बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के। ठीक है।
चलो अगला आता है, व्हाई इज एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नेसेसरी? क्यों एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन नेसेसरी है? तो एक इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन इसलिए नेसेसरी है बेटा, क्योंकि अगर इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन होगा तो वो क्या करेगा बेटा, इलेक्शंस को इम्पार्शियल, बिना किसी इम्पार्शली के, ठीक है, मतलब बिना किसी पार्शियलिटी के कंडक्ट करा सकता है, पहली चीज। दूसरा क्या कर सकता है बेटा, दूसरा अगर कोई किसी भी अपनी पावर का मिसयूज कर रहा है तो उसको प्रिवेंट कर सकता है। तीसरा, पब्लिक को कॉन्फिडेंस रहेगा ना कि यार देखो इलेक्शन कमीशन क्या कर रहा है, अच्छे से इलेक्शन को करवा रहा है, तो पब्लिक में कॉन्फिडेंस लाने के लिए भी तुम्हारा इलेक्शन कमीशन का होना जरूरी है। और चौथा, जो इलेक्शन है वो फ्री रहेंगे, फेयर रहेंगे और ट्रांसपेरेंट रहेंगे। अब एक चीज याद आई, एमसीसी, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, आचार संहिता, मैं तुम्हें बताने वाला था। तो व्हाट इज मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट? तो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट तुम्हारी एक सेट ऑफ गाइडलाइन है। कहते हैं ना, जैसे तुम लोगों से बोल दिया जाता है बेटा, तुम अब बड़े हो गए हो, तुम्हारे लिए क्या है, सच बोलो, है ना, हमेशा अच्छा अच्छा करो, अच्छे से रहो, ठीक है। तो ये तुम्हारा क्या होता है, इलेक्शन के टाइम पे मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट क्या होता है? मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुम्हारी वो गाइडलाइन है जो कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इशू करती है, जितनी भी पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन कंटेस्ट कर रही है और जितने भी कैंडिडेट्स इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे हैं, जो एक गाइडलाइन है जो उनको माननी मानी इलेक्शन के दौरान, उसे हम कहते हैं मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट। याद रखना, इसका पर्पस क्या होता है? पहला पर्पस ये होता है फ्री एंड फेयर इलेक्शन को इंश्योर करना। दूसरा पर्पस ये होता है कि गवर्नमेंट के रिसोर्सेज का मिसयूज नहीं करोगे। तीसरा पर्पस ये है कि कोई किसी के खिलाफ हेट स्पीच नहीं देगा, कोई क्या कहते हैं कास्ट के नाम पे, रीजन के नाम पे किसी के बीच में नफरत नहीं खोलेगा अपने वोट के लिए। और चौथा ये है, इलेक्शन के टाइम पे हमें शांति रखनी है, पीस रखनी है। आगे समझ में? ये भी इंपॉर्टेंट है एमसीसी वाला, ठीक है। फिर तुमसे पूछ रहा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का एक बार मुझे बता दो कि कंपोजिशन क्या है, कैसे बनता है, पावर और फंक्शन बता दो, ठीक है। ये याद रखना बेटा, ये भी आ सकता है एग्जाम में, एग्जाम पीओबी से। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को हम ईसीआई बोलते हैं। ये तुम्हारे एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। इसका मतलब क्या होता है? इंडिपेंडेंट का मतलब है आजाद है, मतलब कोई भी गवर्नमेंट वगैरह इसको प्रेस्टाइज नहीं कर सकती है, ना ही जुडिशरी कुछ बोल सकती है इसे, ना ही तुम्हारा क्या कोई बोल सकता है, पार्लियामेंट कुछ बोल सकता है, पहली चीज। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है? मतलब देश का जो संविधान है, देश की जो लॉ बुक है उसके अंदर मेंशन्ड है, ऐसा नहीं है कि हवा में ही बना दिया हमने, ठीक है। तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया तुम्हारी एक इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, जो कि तुम्हारी कौन से आर्टिकल के अंदर है? संविधान के अंदर तुम्हारा एक आर्टिकल, एक अनुच्छेद है 324। तो 324, ठीक है, 324 के अंदर मेंशन्ड है। और इसका काम होता है इंडिया के अंदर फ्री एंड फेयर इलेक्शन को कंडक्ट कराना, पहली चीज। इसका कंपोजिशन, ये बंदी बनी कैसे होती है, इसके अंदर कौन कौन लोग होते हैं? तो इसके अंदर जो इसके मेन हेड होते हैं उनका नाम होता है चीफ इलेक्शन कमिश्नर, ठीक है। एक बार बस मेरा एक काम करना, एग्जाम से पहले ही देख के जाना कि इंडिया के अभी के करंट इलेक्शन कमिश्नर कौन है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है, ठीक है। और बाकी इलेक्शन कमिश्नर, इनको अपॉइंट करने का काम करता है तुम्हारा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। और ये तुम्हारा, इनको सिक्योरिटी मिलती है, ठीक है, इनको इनके टेन्योर की सिक्योरिटी रहती है, मतलब इनको ये सिक्योरिटी रहती है कि इनको कोई हटा नहीं सकता इनके टेन्योर से पहले, ताकि ये तुम्हारा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की इंडिपेंडेंस को इंश्योर कर सके। क्योंकि अगर इनको हटाया जाने लगा तो क्या होगा, हर सरकार इनको अपने हिसाब से हटा देगी। तो इसलिए ये थोड़ा निडर रहने के लिए, ताकि ये रहे कि ये लोग को डर खत्म हो जाए कि सरकार मेरा कुछ भी कर सकती है, इसलिए इनको ये सिक्योरिटी दी जाती है कि इनको इनका टेन्योर, मतलब जो इनकी जॉब का पूरा टाइम पीरियड है वो पूरा होने के बाद ही हटाया जा सकता है। क्या फंक्शन होता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का? लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन को कंडक्ट कराना, ठीक है। अच्छा, साथ के साथ इलेक्टोरल जो रूल्स हैं, मतलब जो इलेक्शन लिस्ट वगैरह है उसको प्रिपेयर करना, सिंबल्स वगैरह बांटना भी काम होता है। तो चुनाव के चिन्ह तुम देखते हो पॉलिटिकल पार्टीज को, वो देने का काम भी इलेक्शन कमीशन करती है। मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट तुमने अभी देख लिया, वो लगाने का काम करती है, और साथ के साथ पूरी इलेक्शन प्रोसेस को सुपरवाइज करती है और इलेक्शन के रिजल्ट को डिक्लेयर करती है। क्या इंपॉर्टेंस है? जो इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन है ना बेटा, वो तुम्हारी फ्री, फेयर, ट्रांसपेरेंट और इम्पार्शियल इलेक्शन को इंश्योर करती है, जो कि डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। चलो, अच्छा आगे आ जाओ। एक्सप्लेन द मेरिट्स एंड डीमेरिट्स ऑफ द फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। तो मेरिट और डीमेरिट के बारे में बताओ मुझे जरा, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के, ठीक है। तो देखो, सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में जिस कैंडिडेट को हाईएस्ट नंबर ऑफ वोट मिलेगा वो जीत जाता है। सिंपल शब्दों में अगर मैं बताऊं, ठीक है, अगर मैं बताऊं फायदा क्या है इसका, तुम्हें लग रहा हो कितना अच्छी बात है ना। पहला फायदा भी उसका यही है कि ये सिंपल है बहुत ज्यादा, इसको आसानी से समझा जा सकता है। एफपीटीपी को, पीआर तुम्हारा बहुत ज्यादा मुश्किल है, मैं आगे बताऊंगा क्या होता है, ठीक है। अलग एक एक तुम्हारा दूसरा मेथड ऑफ इलेक्शन। दूसरा, काउंटिंग आसानी से हो जाती है, रिजल्ट डिक्लेयर आसानी से हो जाता है, अगर इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो। गवर्नमेंट स्टेबल रहती है तुम्हारी पीआर सिस्टम से बनी हुई, ठीक है। साथ के साथ जो वोटर है उनके रिप्रेजेंटेटिव के बीच में एक डायरेक्ट लिंक रहता है, तुमने वोट डाला, तुम्हारे वोट से कोई एक बन गया सीधा, जिसको वोट ज्यादा मिले थे। और इंडिया जैसी बड़ी कंट्री के लिए ये सिस्टम अच्छा है, क्योंकि इंडिया में बहुत ज्यादा लोग हैं, तो कोई और सिस्टम जो कॉम्प्लेक्स होगा वो उतना काम नहीं आएगा। ये तुम्हारा होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, और ये इसके मेरिट है। डीमेरिट क्या है? कई बार कोई एक कैंडिडेट को मेजोरिटी ने वोट नहीं दिया, मैं तुम्हें एग्जांपल दिया था ना, फॉर एग्जांपल मान लो 1 लाख लोगों में से बस 40,000 लोगों ने वोट दिया है किसी कैंडिडेट ए को, और 20,000 ने, और तुम्हारा क्या कहते हैं
30,000 ने वोट दिया कैंडिडेट बी और सी को, बट फिर भी 40 वाला जीत जाएगा, भले ही 60,000 लोग उसे नहीं चाह रहे हैं। क्यों? क्योंकि उसको मेजोरिटी ने वोट दिया है, ठीक है? क्योंकि उसको क्या बाकी सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं, ना कि उसको मेजोरिटी की वोट मिले। मेजोरिटी का मतलब होता है 50,000 से ज़्यादा लोगों ने, आधे से ज़्यादा लोग उसे चाह नहीं रहे हैं, बट फिर भी वो जीत जाएगा। दूसरा, अब छोटी-मोटी पार्टियाँ जो होती हैं, कई बार वो अंडर रिप्रेजेंटेड रहती है, छोटी पार्टियों के जीतने के चांसेस कम हो जाते हैं। कई बार फाइनल रिजल्ट में कई लोगों के वोट काउंट भी नहीं होते। अब देखो 40,000 वाला अगर जीत गया, तो जो 60,000 लोगों ने बी और सी को वोट दिया था, तो उनके तो वोट काउंट भी नहीं हुए ना फाइनल रिजल्ट में। वो तो हार ही गए एक तरीके से, उनके तो वोट गिने ही नहीं गए, ठीक है? और हर एक वोट के हिसाब से लोगों को सीट नहीं मिलती, तो ये उसका नुकसान है। पीआर सिस्टम में होता है ना, हर वोट के हिसाब से सीट मिलेगी, भले ही सामने वाला कितनी ज़्यादा वोट लेके आ जाए, ठीक है? बट इस सब के बाद भी जो तुम्हारा एफपीटीपी सिस्टम है, उसने इंडिया को इलेक्शन को स्मूथली कंडक्ट कराने में हेल्प की है। उसने इंडिया में इलेक्शन को स्मूथली कंडक्ट कराने में हेल्प की है। क्या हो गया ये? नजर लग गई किसी की? ठीक है, चलो अब इसी में तुम्हें बताऊंगा मैं, ठीक है, एफपीटीपी और पीआर। ठीक है, सबसे पहले फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के बीच में एक बार डिफरेंस कर लेते हैं। एफपीटीपी फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन पीआर सिस्टम, ठीक है। ये तुम्हारा देखो ऐसे करके है, ठीक है, ये देखो ये इसी में है थोड़ा, ये तुम्हारा पीआर सिस्टम है जो मैंने अभी वाइस प्रेसिडेंट वगैरह किया हुआ है, राइट, ठीक है। और ये तुम्हारा ऐसे करके लाइन बना लो, सिवाय बस जो तुम्हारा ये है ये इसमें है, ये इसमें है, ठीक है। चलो थोड़ा बहुत आई एम लर्निंग ना अभी, तो हल्का कॉपरेट करो, ठीक। पहला चीज, एफपीटीपी में क्या होता है, जिसको हाईएस्ट वोट मिलते हैं वो जीत जाता है, पहला डिफरेंस। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होता है, हाईएस्ट वोट से कोई मतलब नहीं है, वोट के हिसाब से लोगों को सीट बांट दी जाती है, ठीक है। जिसके पास जितने वोट है उसको उस हिसाब से सीट दी जाएगी, ऐसा नहीं कि जिसके पास ज्यादा वोट है उसको सीट मिल जाएगी। इसमें तुम्हें बताया था ना, अगर मान लो अगर 100 लोग वोट डाल रहे हैं, 100 लोग मान लो अगर वोट डाल रहे हैं, और अगर ए को मिलते हैं कितने, ए को मिलते हैं 40, बी को मिलते हैं कितने, राइटिंग तो मेरी क्या ही है 30, और सी को मिलते हैं कितने, सी को भी मिलते हैं 30, तो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम में क्या होगा और एफपीटीपी में क्या होगा, पहले अंतर देख लो। अगर मैं एफपीटीपी सिस्टम के हिसाब से जाऊंगा तो तुम्हारा ए जीत जाएगा, ठीक है, और बाकी जो ये 60 लोग हैं 30 और 30, इनके वोट की कोई मान्यता नहीं होगी। बट अगर मैं जाऊंगा एफपीटीपी सिस्टम के हिसाब से, तो मैं वोट के हिसाब से सीट डिस्ट्रीब्यूट करूंगा। मान लो अगर 100 सीटें हैं, तो 100 सीटें मैं इकट्ठा किसको, ए को ना दे के मैं 40% सीटें दे दूंगा, किसे, ए को, 30 और 30% सीट दे दूंगा बी और सी को। तो जिससे क्या होगा, जिसको जितने वोट मिले उसको उतनी सीटें मिलेगी, ना कि ऐसा होगा कि जिसको ज्यादा मिले हैं उसी को सारा मिल जाएगा, पहली चीज, ठीक है। अगला आ जाओ, अगला हो एक बार, अगला जो निकल के आता है बेटा, वो ये निकल के आता है तुम्हारा साथ के साथ, ये तुम्हारा यूज होता है एफपीटीपी लोकसभा के इलेक्शन में, स्टेट असेंबली के इलेक्शन में, ये याद रखना, जो तुम एमएलए वगैरह को चुनते हो ना उसके इलेक्शन में यूज होता है। और ये तुम्हारा यूज होता है प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में, पीआर की बात कर रहा हूँ, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन की बात कर रहा हूँ, ठीक है। अच्छा, अगली चीज, एफपीटीपी तुम्हारा समझना आसान है और इम्प्लीमेंट करना आसान है, ठीक है। प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तुम्हारा समझना मुश्किल है और कॉम्प्लेक्स है बहुत ज्यादा। मैं तुम्हें लास्ट में समझाऊंगा, टेंशन मत लो, तुम्हारे लिए मैंने रखा है लास्ट में भी, ठीक है। अब देखो क्या समझाऊंगा, पीआर समझाऊंगा, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, क्योंकि जब तुम स्कूल में समझ रहे हो थोड़ा बहुत मुश्किल लगा होगा ना, ठीक है। कई बार ये तुम्हारा एक्चुअल वोट शेयर को नहीं दर्शाता, जैसे वहां पे तुमने देखा था 100 में से अगर 40 वोट भी मिला है, तो एक्चुअल में क्या 60 लोग तो नहीं चाह रहे थे ना कि बने, तो एक्चुअल वोट शेयर को नहीं दर्शाता है तुम्हारा एफपीटीपी, की ये दिक्कत है, ठीक है। अगर कई बार आए ना कि इंडिया क्यों एफपीटीपी से पीआर में जा रहा है, तो तुम लिख दोगे। कई बार आए एफपीटीपी क्यों सुटेबल है इंडिया के लिए, तो भी तुम लिख दोगे, ठीक है। फिर इसमें तुम्हारा अगला निकल के आता है कि पीआर सिस्टम जो तुम्हारा है वो बेटर रिप्रेजेंटेशन देता है पॉलिटिकल पार्टीज को, ये चीज याद रखना, ठीक है। स्मॉल पार्टीज को बेटर रिप्रेजेंटेशन देता है तुम्हारा प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम। साथ के साथ एफपीटीपी में तुम्हारी स्टेबल गवर्नमेंट आती है, इसमें गवर्नमेंट स्टेबल नहीं होती बल्कि कोलिशन गठबंधन होता है पीआर सिस्टम, बस याद रखना, ठीक है। और इंडिया में तुम्हारे दोनों सिस्टम यूज होते हैं क्योंकि दोनों के अपने अपने एडवांटेज, ठीक है। अच्छा, इंडिया में इलेक्शन कैसे कंडक्ट होते हैं ये देख लो सबसे पहले, ये भी कई बार क्वेश्चन आता है 5 नंबर में। तो इलेक्शन जो इंडिया में कंडक्ट होते हैं वो इन स्टेप्स में होते हैं। सबसे पहला स्टेप होता है तुम्हारा, हम इलेक्शन का अनाउंसमेंट करता है इलेक्शन कमीशन। पहला चीज, इलेक्शन अनाउंस हो गए, सिस्टमेटिक जाओ। अब जब एक बार चुनाव अनाउंस कर दिया तो ये भी तो देखोगे ना कि कौन वोट डालेगा, तो इसलिए सबसे पहले इलेक्शन का अनाउंस करने के बाद दूसरा स्टेप होता है, वो ये होता है इलेक्टोरल रोल्स बनते हैं, मतलब ये डिसाइड होता है कि कौन वोट डालेगा कौन नहीं डालेगा, ठीक है। फिर जब ये डिसाइड हो गया उसके बाद तीसरा काम ये होता है कि जो कैंडिडेट्स हैं जो इलेक्शन कंडक्ट करना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन में पार्ट लेना चाह रहे हैं, वो अपना नॉमिनेशन, अपना नामांकन भरते हैं, ठीक है। चौथा क्या होता है, जो उन्होंने अपना नॉमिनेशन भर दिया है उसके बाद स्क्रूटनी होती है, उसके बाद देखा जाता है ना, कि कौन क्या है बेटा,
कि कौन इसमें वैलिड, कौन इसमें लीगल कैंडिडेट है ना, कौन जायज़ कैंडिडेट है। क्या ये भी देखा जाता है कि मान लो किसी के ऊपर कोई क्रिमिनल केस तो नहीं है ना? कोई क्या इनएलिजिबल तो नहीं है? तो ये सारी चीज़ें पहले क्या होंगी, वेरीफ़ाई होंगी और साथ के साथ उनको विथड्रॉ करने का टाइम भी दिया जाता है। कैंडिडेट को ये बोला था कि तुम अपना नामांकन वापस भी ले सकते हो। 5वां तुम्हारा स्टेप ये होता है कि इलेक्शन कैंपेन्स होते हैं। फिर तुम्हारी जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होते हैं, जो लोग खड़े होते हैं इलेक्शन में, वो अपने अभियान, कैंपेन वगैरह चलाते हैं, है ना? नारे-वारे लगाते हैं, रैली-वैली निकालते हैं, फिर ये काम होता है। छठा तुम्हारा क्या होता है, ये सब जब हो गया, उसके बाद तुम्हारा ईवीएम का यूज़ करके वोटिंग वगैरह की जाती है। 7वां इन वोटों की गिनती की जाती है और 8वां रिज़ल्ट को डिक्लेयर कर दिया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। ये होता है तुम्हारा इलेक्शन का प्रोसेस इंडिया के अंदर। इसी को लंबा करके बस लिख देना एक बार, सिंपल है, ठीक है? अगला, इंडिया के अंदर यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ी की क्या इंपॉर्टेंस है, ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज़ का मतलब ये होता है कि हर एक सिटीज़न जो कि 18 साल या उसके ऊपर है, उसके पास राइट टू वोट है, उसके पास वोट देने का अधिकार है। इंपॉर्टेंस क्या है? पहली चीज़, इंपॉर्टेंस ये है कि इक्वालिटी, पॉलिटिकल इक्वालिटी देती है। दूसरा, हर एक सिटीजन को इक्वल अपॉर्चुनिटी देती है वोट देने की, गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट करने की। तीसरा, हमारे देश की डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करती है। चौथा, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं सोसाइटी में, उनके राइट को स्टेबल करती है। पांचवा क्या करती है, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाती है लोगों के लिए। छठा क्या करती है, पॉलिटिकल अवेयरनेस लेके आती है, पार्टिसिपेशन लेके आती है लोगों के बीच में। ठीक है, ये याद रखना। इसलिए अगर तुम्हें बोलूँ, यूनिवर्सल फ्रेंचाइज तुम्हारी फाउंडेशन है किसी भी डेमोक्रेसी की, जो कि हर एक सिटीजन को इक्वल वॉइस देती है अपनी गवर्नमेंट को चुनने का। इलेक्शन का क्या रोल है डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथन करने में, ये देख लो। इलेक्शन डेमोक्रेसी की बैकबोन होते हैं, क्योंकि अलाउ करते हैं लोगों को अपने रिप्रेजेंटेटिव को चुनने के लिए। रोल क्या है इलेक्शन का, लोगों का पार्टिसिपेशन, लोग पार्टिसिपेट करते आते हैं इलेक्शन के जरिए अपनी गवर्नमेंट में, ठीक है। और दूसरा, गवर्नमेंट को अकाउंटेबल बनाते हैं, क्योंकि गवर्नमेंट को पता है ना कि क्या लोग वोट नहीं देंगे अगली बार, तो गवर्नमेंट अकाउंटेबल, गवर्नमेंट आंसरेबल होती है, गवर्नमेंट जवाब देती है तुम्हारे हर एक बात का, ठीक है। तीसरा, इलेक्शन की वजह से ही पीसफुली क्या होता है, एक पार्टी के बाद दूसरी पार्टी आती है, दूसरी पार्टी के बाद तीसरी पार्टी आती है, वरना क्या लड़ाई वगैरह हो जाती है ना, बट इलेक्शन हो रहा है क्योंकि इसलिए पीसफुली ट्रांसफर हो जाती है पावर। चौथा, ये हमारे देश की जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज है, हमारे देश के अंदर जो डेमोक्रेसी है, उसको बचाने का काम करती है। पांचवा, हमारे देश में हर किसी को पॉलिटिकल राइट इक्वली देती है, हर एक सिटीजन को, ये काम करता है इलेक्शन। और छठा, कि जो पब्लिक है, जो लोग है ना, आम जनता का कॉन्फिडेंस डेमोक्रेसी के अंदर बढ़ जाता है, ठीक है। अब मेन चीज, तुम लोगों के मन में अभी एफपीटीपी को लेके डाउट होगा, मैं तुम्हें बता दे रहा हूँ व्हाट इज एफपीटीपी, एक बार ढंग से देख लो। ये क्या होता है एफ पी टी पी? देखो बेटा, इसमें सिंपल ये होता है ना, फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के अंदर, नहीं, ये तो मैं समझ गया, सॉरी, एफपीटीपी तो समझ गया हूँ कि एफपीटीपी के अंदर जिसके पास ज्यादा वोट होंगे वो जीत जाता है, भले ही उसको आधे से ज्यादा लोग चाहे या ना चाहे, बट अगर उसके बाकी अपने जो अपोजिशन है, बाकी जो उसके साथ के कॉम्पिटिटर्स, अगर उसके पास उससे ज्यादा वोट है तो वो विनर डिसाइड हो जाएगा। ये होता है तुम्हारा एफपीटीपी, सिंपल है, मैंने बता दिया कई बार। अब व्हाट इज प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम, पीआर क्या है, ध्यान से बस सुनना एक बार, ठीक है। प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम तुम्हारा एक ऐसा सिस्टम है इलेक्शन का, जहां पे हम सिर्फ इस वजह से, जैसे मान लो अगर तुम्हारे 3 कैंडिडेट है, एक है कैंडिडेट ए, एक है कैंडिडेट बी और एक है कैंडिडेट सी। ए के हैं तुम्हारे कितने, और तुम्हारे टोटल 100 वोटर्स हैं, ठीक है। ए के हैं तुम्हारे कितने, ए के हैं तुम्हारे 40, बी के हैं तुम्हारे 30 और सी के भी हैं तुम्हारे 30, ठीक है। तो एफपीटीवी में क्या होता है, ए जीत जाता है। बट प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से तुम्हारा डायरेक्टली हम, क्योंकि ए के बाकियों से ज्यादा है, इसलिए उसको जीता हुआ नहीं मानेंगे, ठीक है। बल्कि हम क्या करेंगे, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के हिसाब से हम सबको उनके वोटों के हिसाब से सीट्स वगैरह लोकेट करेंगे, पहली चीज, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे इसको 40% सीट्स मिल जाएंगी, इसको 30% और इसको 30% सी। अगला क्या होता है, ठीक है, इसमें भी तुम्हारा एक चीज निकल के आती है, दैट इज एसटीवी, दैट इज सिंपल ट्रांसफरेबल वोट। मतलब क्या होता है, ठीक है। अच्छा चलो, इसके लिए मैं एक अलग वीडियो बनाता हूँ, एसटीवी के लिए, सिंपल ट्रांसफरेबल वोट के लिए, और तुम्हारा प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के लिए। बस शर्त ये है कि इसमें जल्दी से मुझे 15 से 20 कमेंट दिख जाने चाहिए, सर एक हमें चाहिए एसटीवी और प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन सिस्टम के लिए वीडियो, जो कि मैं शॉर्ट बनाऊंगा 10 मिनट की, बहुत ट्रिकी कॉन्सेप्ट है और बहुत अच्छे से और आसानी से समझाऊंगा। बट पहले मुझे कमेंट चाहिए कि सर प्लीज, है ना, एक बार आप ये बता दीजिए, प्लीज नहीं, बस एक बार कह देना सर बना दो, ठीक है, हुक्म करना एक बार, एंड आई विल मेक, ठीक है। चलो, अब आई विल सी यू लेटर, क्योंकि अभी बहुत टेक्निकल होगा, मैं एक स्लाइड पहले क्रिएट कर लूंगा, उसके लिए फिर ज्यादा बेटर रहेगा तुम्हें समझाना, क्योंकि मेरे से शायद ये बनाते हुए मिस हो गया, ठीक है। चलो, ओके, सी यू।